जय श्रीमन नारायण जी नमस्कार। आपका हमारा YouTube चैनल सोच और खोज में हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ आज एक बड़े ही विशेष व्यक्तित्व के धनी और खास शख्सियत श्री डॉक्टर क्षितिज रंजन सुरेश जी उपस्थित हैं। आपका छोटा सा लेकिन बड़ा ही गहरा परिचय मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि आप विस्तारा इंटरप्राइजेज के एमडी जो दिल्ली में मुख्यतः कार्यरत है, ऑफिस कार्यालय जिसका दिल्ली में है, लेकिन विशेषकर उत्तर बिहार में पूरा आपका जो कारोबार फैला हुआ है। और एक जो विशेष आपको बनाता है, औरों से अलग करता है, वो ये है कि एक ऐसे पुत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने की प्रक्रिया में है जिसे आने वाला समाज युगों युगों तक याद करेगा। और एक पुत्र की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने पिता के प्रति क्या भक्ति भावना होनी चाहिए, उसके साक्षात परिचायक आप इसलिए बन जाते हैं क्योंकि 2022 में आपने अपने पिताजी के नाम पर स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की और आप उसके फाउंडर चेयरमैन हुए। 2021 में 28 दिसंबर को आपके पिताजी की मृत्यु होती है, वो स्वर्गवासी होते हैं, बैकुंठ गमन करते हैं। और उसके बाद आप 2022 ईस्वी से आज जब उनका चौथा पुण्यतिथि समारोह मनाया जाएगा 28 दिसंबर को, उस दरमियान कई कल्याणकारी योजनाएं करते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं। वैसे डॉक्टर क्षितिज रंजन सुरेश जी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्षितिज जी, आपसे मेरा प्रश्न ये होगा कि आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि अपने पिताजी के मृत्यु के उपरांत उनके नाम पर मैं फाउंडेशन बनाऊं, ट्रस्ट बनाऊं और उसके माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों के लिए, समाज के कुछ खास तबके के लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करूं, वेलफेयर का कार्य करूं। ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? इसके पीछे क्या विशेष सोच है आपका? जी, पहले तो आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पधारे। और दूसरा चीज़, आनंद जी आपका दो जगह मैं उसमें रेक्टिफाई करूँगा। पहला तो मैं क्षितिज रंजन मेरा नाम हुआ, क्षितिज जी, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। और 28 दिसंबर नहीं 26 दिसंबर को मेरे पिताजी का बैकुंठ धाम 2021 में हुआ। और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ विस्तार इंटरप्राइजेज का। विस्तारा तो एक अलग कंपनी है जो एयरलाइंस है, जैसा कि अब टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस की है, वो तो बाद में आई है। उससे पहले हमारी जो है कंपनी, उसमें एक की मात्रा जो है नहीं है, तो विस्तार इंटरप्राइजेज के हम ये हैं। अब आपके जो सवाल थे उस पे हम आते हैं कि ये विचार कहाँ से आया। पिताजी के जाने के पश्चात 26 दिसंबर 2021 को शारीरिक रूप से 2-3 सालों से वो परेशान थे। जाने के पश्चात अकस्मात ऊपर वाले ने हमारे मस्तिष्क पे या जहाँ से भी विचार उत्पन्न किया कि जो वो सामाजिक कार्य करते थे उसको संगठित रूप से कैसे किया जाए। ठीक है, हम दिल्ली में थे, सारा कारोबार था, काम चल रहा था, बच्चे वजह सब थे, लेकिन समाज के लिए कुछ अपना भी कर्तव्य होता है। ये विचार ऊपर वाले ने मेरे मस्तिष्क में कहाँ से दिया, कैसे दिया, वो तो ऊपर वाले जाने। तो हमने अप्रैल 2022 में लेट सुरेश सिंह फाउंडेशन का गठन किया, उसको रजिस्टर्ड कराया और जितनी भी मानक उसमें जो है सर्टिफिकेशन होती है वो सारी चीज़ें पहले लेने की कोशिश और लिया जी। सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा। उसके पश्चात फिर
हमने एक डिजाइन किया कि समाज के किस किस वर्गों में, उसके लिए हम मूलतः जो है सुरेश बाबू की जन्म, जो मेरे पिताजी हुए उनके जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों था। हालांकि हम 14 साल की उम्र से हमें जो है यहाँ से पढ़ने के सिलसिले में हम दूर रहे, तो मौन रूप से मैं आकर यहाँ के 25-30 किलोमीटर का मैंने भ्रमण किया जी, जिसमें मेरी पहचान कुछ नहीं तो, और लोगों की समस्या क्या है उसको ऑब्जर्व किया। तो उसमें 2-3 चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आई कि ये समस्या है जो लोग बता नहीं पाते, लेकिन ये समस्या है। उस समस्या को हम कितने हद तक दूर कर सकते हैं या उसमें क्या हमारा सहयोग हो सकता है, उसके पीछे हमने इस कार्य को करने का डिजाइन किया कि कैसे। उसमें मुख्य समस्या ये थी कि जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रदेश विगत 20-25 सालों से पलायन यहाँ से नौजवानों का गांव के गांव सूना हो रहा है। उस पश्चात जो है हमने देखा कि जो बूढ़ी अम्मा हैं, माँ हैं, दादी हैं, बुजुर्ग दादा हैं, पिता हैं या चाचा हैं, ताऊ हैं, उन लोग अपनी समस्या की बच्चे को कष्ट ना हो अपने मन के अंदर ही दबाए रखते थे। क्यों भाई कि बच्चा बाहर जो है गया हुआ है 2 पैसे कमाने के लिए, तो इसलिए वो जो मन के अंदर जो दबाए रखते थे और वो बोल नहीं पाते थे, उसके कारण तो उसमें जो आपके और हमारे प्रदेश की जो समस्या है वो समस्या थी नेत्र रोग जी। वो कैसे हमें बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेत्र रोग थी, लोगों को दिखता था और उसी को मान लिए थे कि यही उम्र के साथ दिखाई नहीं यही देता है, ऐसे ही जो है होती है। जब उनको हमने सफलपूर्ण ऑपरेशन कराया, उसके बाद उनका जो नज़र विजन क्लियर हुआ, तब वो एक अलग से जो है खुशी करने की, बाबू पहले तो हमारा यही दिखता था, अब तो जो है, तो उसको वो समस्या नहीं, वो उसको वो अपनी उम्र के साथ लेकर जाने की कोशिश में थे, तैयारी में थे, तो उसको हमने दूर करने का ये किया। उसके बाद हमने देखा कि कुछ माता बहनों विधवाओं जो है समाज में, उनकी समस्या है कि कोई परिवार में है नहीं उनका जीवोपार्जन के लिए, तो हमने सोचा कि ये तो हमारे संगठन कोई हम किसी व्यक्ति विशेष से सहयोग या सरकार संस्था से नहीं, लेकिन तो हम क्या कर सकते हैं। तो जितना हमारा और हमारे ट्रस्ट के सामर्थ्य था उसके मुताबिक हमने उनके लिए स्वरोजगार स्वावलंबी बनाने हेतु सिलाई मशीन का व्यवस्था किया, ताकि वो आस पास पड़ोस किसी का सिलाई करके 2 पैसा। दूसरी चीज़ है कि इंगेजमेंट एक हो जाएगी कि उसमें जो है विलीन रहेंगे। तो ये सारे कार्य अकस्मात ऊपर वाले ने मस्तिष्क में, और इसमें सहयोग हमारे आपके सबके सहयोग से जो है, डॉक्टर लोगों की टीम की सहयोग से, सबके सहयोग से ये सिलसिला 2022 से शुरू हुआ और फिर वो अभी 2025 आ गई है। ये चल रहा है, ऊपर वाला निरंतर जारी है, और उम्मीद है कि जब तक आप सबका सहयोग और ऊपर वाले का ये रहेगा तब तक ये चलेगा। अभी आपने विशेषकर नेत्र रोग को दूर करने के लिए, और खास करके जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं हम, तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आप व्यवस्था करवाए हैं लोगों के लिए। जी। और जो महिलाओं, जो खास करके जो विधवा महिलाएं हैं, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए आपने सिलाई मशीन दिया जी। एक और पता हमको चला है कि किसानों के समृद्धि के लिए, जो कमज़ोर किसान वर्ग हैं, जो उनके दवा छिड़काव के लिए कीटनाशक मशीन भी आप बड़े पैमाने पर वितरित करते हैं। जी जी तो जी आनंद जी, उसमें क्या है कि मूलतः सुरेश बाबू भी किसान थे, तो हमने ये चीज़ें लिया कि अगर उनकी नाम पे ट्रस्ट है तो उनके कार्यों को ही हम आगे बढ़ाएं। तो हमने देखा क्या कि जो किसान मान लीजिए जिनके 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे ज़मीन है, उनके
छिड़काव के लिए वो जाते थे और किराए पे जो है मशीन लेते थे, और आज छिड़काव की ज़रूरत है तो उनको मशीन मिलता था 3 दिन 4 दिन, क्योंकि ऑक्यूपाइड होता था, प्री बुकिंग होती थी। तो हमने एक कंपनी से बात किया दिल्ली में जो कि छिड़काव मशीन, और उनको मैंने बोला कि ट्रस्ट आपकी जो है मशीन पे करेगी, तो उन्होंने भी सहयोग किया और मार्केट प्राइस से जी जो होता है कम प्राइस पे हमें हमारी संस्था को उन्होंने जो मुहैया कराया, जी और तकरीबन 300 से 500 किसानों को विगत 2-3 सालों में हमने 3 वर्षों में वितरित किया है। और उसमें भी ऐसे किसान जो सब वर्ग, सब समाज, सब धर्म से हैं, कोई व्यक्तिगत जो है लाभ नहीं दिया। हाँ लाभ नहीं, और व्यक्तिगत मुझे किसी से जो है ये नहीं, जो चयनित करके समाज और समाज के 10 लोगों ने बताया, और फिर हमने अपनी जो एक ट्रस्ट की जो है खुफिया विभाग है, स्रोत है, उसके माध्यम से कि हाँ भाई ये सही हाँ जो लाभार्थी हैं वो सही जगह जा तो रहा है, इसका मिसयूज तो ना कर रहे हैं, तो उन लोगों तक हमने वितरित करने का कोशिश किया है। इसमें सहयोग जो है समाज का है, समस्त वर्गों का है, समस्त इस क्षेत्र वासियों का है। छठ पूजा में बहुत लोग छठ व्रतियों के लिए प्रसाद या कोलसुप दौरा का वितरण करते हैं। हमने सोशल मीडिया पर देखा इस बार, पता किए तो पता चला कि पहले भी आप वो काम करते आए हैं। बड़े पैमाने पर छठ पूजन सामग्री भी जो है वो आप ही के द्वारा बनवाया गया एक मंदिर मेन रोड पर है, हनुमान जी महाराज का, वहाँ पर वितरित हो रहा है। तो ये सिलसिला कब से आप जारी रखे हुए हैं? जी, क्या हुआ कि 2022 में जब छठ महापर्व का समय आया, तो अकस्मात जो है, अब इसको अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छठी मैया ने कहाँ से मेरे मस्तिष्क में ये चीज़ उत्पन्न कर दिया कि जो लोग छठ करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश सक्षम नहीं हैं, ठीक है, तो हमारे मन में ये विचार आई कि हम जो समर्थ हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो समर्थ नहीं है, या उनके बाल बच्चे बाहर रहते हैं और उनको कोई सहयोग यहाँ करने, तो उनके लिए हमने जो है यहाँ के जो है समाज के लोगों से बात किया, और मुख्यतः उसमें जो है परिवार, समाज और आशुतोष जी हैं जी। उनके सहयोग से हमने ये डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन करने के बाद हमने शुद्ध चीज़ें जो होती है, जो मुख्य उपयोगी चीज़ें होती है छठ महापर्व, और जिसको कि शुद्धता की जो है पैमाने पे जो है ये किया जाता है, तो उसकी व्यवस्था उसमें हमने दौरा, जैसे अब दौरा आप तो जानते ही होंगे आनंद जी, और सूप, और कम से कम उसके अंदर 5 फल सामग्री, पूजन सामग्री, फल, कपड़े, नारियल, और पूजन सामग्री में भी वो जो रेयर होता है जी। जैसे अबरक, जो आम जो है दिनों में नहीं मिलता रहता है, अब उसको हम लोग बचपन में तो सूथनी बोलते थे, वो ये सब मुख्य चीज़ों को उसमें रख दिया जाता है और रख कर वितरित किया जाता है। और जो लोग ऊपर वाले की ये देखिए कि केवल रखते हैं, और ऊपर वाले छठी मैया कहाँ से, और सब लोग आते हैं और वहाँ श्रद्धापूर्वक लेकर जाते हैं, तो ये जो है हमने ट्रस्ट के माध्यम से ये करने की कोशिश किया है, और उम्मीद करते हैं या ऊपर वाले ने ये किया तो इसमें बढ़ोतरी भी हम हर एक साल होते जाएगा। जी जी। कुछ लोगों से हमारी चर्चा हो रही थी आपके बारे में, कुछ लोगों से हमने पूछा जी। तो एक और बड़ा विशेष जो हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो ये पता चला, आपके बारे में आप ही विशेष कर बतलाएंगे कि कुछ एक ऐसा दबा कुचला वर्ग या जो एकदम गरीबी रेखा से नीचे है,
उसके घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है जी। तो जो श्राद्ध कर्म करने के लिए या जो भोज करने के लिए, भंडारा करने के लिए भी जो सक्षम नहीं है, तो कोई एक दुकान लय में आपने फिक्स कर दिया है और किसी उचित माध्यम से उनके लिए जो न्यूनतम आवश्यकता हो सकती है, जैसे रिफाइन, तेल, मसाले, आटा और चीनी का बोरा तक, तो इसमें क्या है, कहाँ तक सच्चाई है और ऐसा लगभग कितने लोगों का आपने ये किया है और ये निरंतर कब तक चलता रहेगा? ये बड़ा सबको जानना चाहिए ये कि अगर मृत्यु हो गई किसी परिवार में और वो श्राद्ध का कोई है व्यवस्था नहीं, तो वो डॉक्टर क्षितिज रंजन जी वो व्यवस्था करके देते हैं। आनंद जी, आपकी जो सोर्स है वो बहुत जो है गहराई से अध्ययन करके जो है आपको प्रदान किया गया है इन्फॉर्मेशन जी। ये अब जैसा कि थोड़ा सा हम समय लेंगे, ये जैसा कि आप देखते हैं समाज में जो है स्नेह के द्योतक माता को माना जाता है। जरूर। और माता जो होती हैं, आप कभी भी देखेंगे, इस पे मेरा अध्ययन है कि माता जो होती है बच्चे को अपने ना हमेशा स्नेह मतलब दिल पे गोद लेती है, तो उसकी सर जो है उनके सीने में टिकी रहती है। और पिता जो होते हैं, पिता को समाज ने कठोर रूप में प्रस्तुत उपमा दिया है। उनकी छवि जो बनाई गई है पिताओं की, वो कठोर बनाई गई है। लेकिन कभी ये विचार या आप ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा कि कभी ये नहीं समाज में बोला जाता है कि माता के कंधों पर जो है बेटा दौड़ रहा था या खेल रहा था। कभी भी आप इस शब्द को देखिएगा, माता के गोद में बोला जाता है, पिता के कंधों पर बोला जाता है। तो पिता के कंधों पर इसलिए बोला जाता है कि पिता वो होते हैं जो है पिता पुत्र का संबंध, या पिता वो जिम्मेवारी पुरुष होते हैं जो अपने बेटों को बचपन से कंधों पे इसलिए बैठाते हैं कि जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा पुत्र मेरे से आगे तक देखे, कम से कम जो है 2 फीट आगे तक, इसलिए 2 फीट आगे का विजन वो देते हैं। मतलब कहने का ये है आनंद जी कि पिता हमेशा अपने से आगे अपने बच्चों को दिखाना चाहता है, इसीलिए पिता के कंधों पे जो है बच्चा खेलता है, घूमता है या मेला घूमता है। जैसे अब तो मेला के, अब मॉल कह लीजिए, जो समय के साथ जो है परिभाषा जो है बदलते रहती है, घूमता है। तो पिताजी को भी हम बचपन में देखते थे कि कोई किसी के यहाँ श्राद्ध है, ये है तो ये ले लेना, वो ले लेना, खेत में से तोड़ लेना, ये सब करते थे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मैंने संगठित रूप से, तो मेरे कानों में ये बात 2022 में आई जी कि किसी के पिताजी की देहांत हो गई और वो बच्चे उनके इस योग्य नहीं थे कि उनकी कर्मकांड को पूर्ण करा सके। सही तरीके से पूर्ण तो हो जाएगा, सही तरीके से पूर्ण हो जी। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि हमने अपने जो समाज में सहयोगी हमारे हैं उन लोगों से हमने विचार किया कि एक ऐसी जो है व्यवस्था बनाई जाए जिनको हम, जो उनकी इच्छा हो वो स्वयं जाए और उस दुकान से चयनित कर ले कि ये चाहिए, ये सामग्री चाहिए, वो सामग्री चाहिए, और वो सामग्री का सदुपयोग करें उस कर्म के लिए। ये ना कि उसमें से वो बचाव करके आगे जो है दूसरा कर्म लगाएं। तो ये हमने निर्धारित किया और ये सिलसिला 2022 से ही निरंतर जारी है। जो भी वर्ग समाज की अगर किसी कारणवश नहीं भी आते हैं तो हम अपने आदमी या अपने द्वारा जो है वो उनको सूचित करते हैं कि आपको अगर सहयोग की ज़रूरत है तो ये कहा जाइए और इसको लीजिए। और मनुष्य का कर्म कांड, हम इसमें विश्वास रखते हैं कि जो हमारे मैथोलॉजी के अनुसार हो वो पूर्ण होना चाहिए जी, उसमें कोई कटौती ना हो। तो ये मेरा विचार जो है, जैसा कि मैंने बताया कि अपने पिताओं के विचार को ही संगठित रूप से जो हमने इसको जामी पहलाया।
कहा जाता है बाढ़े पूत पिता के धर्म में किरखी उपजे अपना कर्म है। जी जी जी। तो ये आपके पिताजी की जन्मभूमि कर्मभूमि हुई और आपकी जन्मभूमि जी जी जी। लेकिन आपने अपना कर्मभूमि भारत गणराज्य की राजधानी दिल्ली को बनाया। जी जी। तो बातचीत के क्रम में आप ही से सुने जी कि दिल्ली में भी आपका जो ये कल्याणकारी कार्य है जी जी वो बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। जी जी जी। खासकर जाड़े के मौसम में रोड पर किनारे सोए हुए जो निराधार निराश्रित लोग हैं जिनके सर पे छत का साया नहीं है, वैसे लोगों को मच्छरदानी और कंबल वितरित किया जाता है और निरंतर किया जाता है। आपने इसके लिए एक टीम बना रखी है। जी जी। तो ये प्रक्रिया कब आपने शुरू की और इसमें कितने लोग लगे हुए हैं? जी जी आनंद जी, ये जैसे हम आते थे 2 दिन 4 दिन की किया, उसके बाद हम चले जाते थे। देखिए, समाज में हर जगह ज़रूरतमंद हैं जी। तो हमने एक ऑर्गेनाइज वेल क्वालिफाइड टीम का निर्माण किया, हाँ गठन किया और उस टीम की काम ये है कि वो निरंतर एरिया टू एरिया घूमते रहते हैं और जहाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो बिल्कुल वास्तविक ज़रूरतमंद हो, उनको किसी भी परिस्थिति में जो संस्था से बन पड़ती है तो उतना ही नहीं, उनको भोजन, उनको सोने में अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत है तो वो सेट, उनको आवासन और उनसे दवाइयों, ठीक है, या कुछ ऐसी बीमारी है जिसको क्योर किया जा सकता है जी। अब कुछ तो ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में ही हो सकते हैं, तो वो तो नहीं हम, और तो वो हम कराने की निरंतर और प्रतिदिन जी। ऐसा नहीं है कि एक दिन वो 10 आदमी का भोजन हो, 5 आदमी का हो, वो निरंतर प्रतिदिन 365 दिन वो चलते रहता है जी। और ये ऐसी नहीं है कि छोटी बड़ी बात, ये इसको अगर आपके माध्यम से आपके दर्शक देखना चाहें तो हमारे चैनल पे वो सारी चीज़ें जो है अपलोडेड है, वो देख भी सकते हैं। जी जी। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है और जो जिस कार्य को करने में आप लगे हुए हैं जी, तो आपके नज़र में कोई और ऐसा कार्य है जो भविष्य में आप लोगों के लिए करना चाहते हो या जो आपको लग रहा है कि ये और आवश्यक है, इसके माध्यम से हम समाज के कुछ खास तबके को और ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं? क्या ऐसा कोई विजन आपके अंदर है जो लोगों को जानना चाहिए या उसमें लोग सहायक बने? आनंद जी, बहुत उत्तम आपने जो है क्वेश्चन किया है। देखिए, हम तो मीडिया और इस ट्रस्ट का और स्थापना जो की है उसमें एक मूलतः जो ये है कि हम इसके माध्यम से 150 गरीब परिवारों को, या जरूरत, गरीब बोलना अच्छा नहीं रहेगा, ज़रूरतमंद परिवारों को स्वरोजगार अगर उत्पन्न कर देते हैं तो उसमें हम लगे हुए हैं निरंतर। और ट्रस्ट ये चाहती है कि जो सुरेश बाबू की क्षेत्र, सुरेश बाबू की जो जन्मस्थली है या आसपास कम से कम ज़रूरतमंद 5000 लोगों का हमारा टारगेट है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जिनको कि मोतियाबिंद है जी, ठीक है, जिनको की ज़रूरत हो, निःशुल्क चश्मा वितरण। 2022 में हमने जब मेडिकल कैंप लगाया तो वो समय हमें ध्यान न रहा कि ठीक है हम डॉक्टर से दिखा तो दे रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है बेचारे हैं वो दवाई कहाँ से लेंगे। तो हमने 2023 से निःशुल्क दवाइयों का भी इंतज़ाम किया जी। और दवाई जितने भी हो हम वितरित कराते हैं, बाद में भी लेकर जाते हैं लोग जी। दवाई यहाँ रहता है और जो यहाँ देखभाल करते हैं उनके माध्यम से वो लोग लेकर यहाँ से जाते हैं जी। अब दिक्कत यह है कि जो उल्लेखित दवाइयाँ हैं जी, वही दिया जा सकता है। दवाई तो कोई फल या मिठाई है नहीं। ठीक बात है। तो उसमें एक संस्था में मैंने एकदम बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया है कि उल्लेखित दवाई ही दी जाए ताकि इसका समाज में गलत जो है संदेश न जाए।
उल्लेखित नहीं होगा आपको दवाई नहीं मिलेगा जी। जो उल्लेखित है वो दवाई आपको, चश्मा जो नज़दीक का है हम उसी दिन दे देते हैं जिस दिन शिविर लगता है। जो दूर का विजन होता है आपको भी मालूम है कि उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि विजन बनाना पड़ता है, डालना पड़ता है, तो वो हम जिस दिन ऑपरेशन होता है लोगों का उस दिन प्रोवाइड करा देते हैं। ऑपरेशन में भी ये है कि आपके नज़दीक आपकी राजधानी पटना, वहाँ पे सुप्रसिद्ध डॉक्टर सरबजीत सिन्हा जी ABGI, उनके निगरानी में ये सारा ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का। और जो भी मेडिसिन दवाएं हम जो भी लोग हैं उन सबको एक जगह एकत्रित करते हैं, उनको अपने साधन मतलब ट्रस्ट, उनकी जाने का व्यवस्था, आने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सोने का व्यवस्था, ये सारी जो है ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी से करती है। ट्रस्ट के लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको कोई कष्ट ना हो और उनको जब तक वापस घर ना पहुँचा दे, ये हमारी जिम्मेदारी रहती है। अभी इस बार जो 26 दिसंबर आने वाला है जी, जो पिताजी का चौथा पुण्यतिथि होगा जी, तो इस 26 दिसंबर के लिए क्या योजना है और क्या सुविधा लोगों के लिए लेकर आप आ रहे हैं? आनंद जी, इस बार जो है हम जो लेकर आ रहे हैं चौथी है जैसा कि आपने बताया, और है भी चौथी ही। तो पहले तो हम मेगा स्वास्थ्य सेवा शिविर जैसा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य भी है और ट्रस्ट की ये परिकल्पना भी है कि समाज स्वस्थ देश स्वस्थ। हमने उसमें एक लाइन जोड़ दिया है, थोड़ा अपनत्व को दिखाने कि हमारा समाज स्वस्थ हमारा देश स्वस्थ। बहुत सुंदर। ये परिकल्पना को लेकर हम कर रहे हैं। तो एक तो जो है शिविर है, स्वास्थ्य शिविर है, जिसका हम समस्त क्षेत्रवासियों से जहाँ तक भी आपके माध्यम से ये चीज़ें पहुँच पाए, सब लोग से अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे कि लोग आए, स्वास्थ्य सेवा का जो है लाभ लें। जो उल्लेखित दवाई डॉक्टर द्वारा किया जाएगा वो दवाएं प्राप्त करें, भोजन प्राप्त करें, और जिनको कम्बल की ज़रूरत है, हालांकि हम आगे बताते हैं आपको कि अगला जो है वो भी उनको मिलेगा। तत्पश्चात वो यहाँ से प्रस्थान करें, भोजन को बिना किए प्रस्थान न करें। और तो ये है। दूसरा चीज़ है चश्मा के वितरण है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसी दिन मोतियाबिंद का रजिस्ट्रेशन भी है। आगामी 6 जनवरी 2026 को मोतियाबिंद का ऑपरेशन का डेट फिक्स हो गया है। पूर्व निर्धारित है कि लोगों को असुविधा ना हो, तो एक काउंटर वो भी रहेगा जहां लोग जाकर अपना आधार कार्ड या अपना आयुष्मान कार्ड देकर रजिस्ट्रेशन करा लें, और उनको समय बता दिया जाएगा उसी काउंटर पे, वहां आए और वहां से गाड़ी उनको लेकर जाएगी। फिर वो जिम्मेवारी हमारी वो सारी चीज़ों की। एक तो ये व्यवस्था है। दूसरे, हजारों जैसा कि ठंड है और आपको बोले कि पलायन के कारण बड़े बुजुर्ग जो है सुनापन, अकेलापन जो है फील, उनके लिए हमने जो है सुगम बनाने, उनके ठंड को सुगम बनाने है तो कंबल का वितरण करेंगे इस बार। है भंडारा है, भोज है। तो ये 3-4 कार्य इस बार हमने, अब विगत सालों से इस बार थोड़ा संक्षेप इसलिए है कि थोड़े हमारे बच्चे वगैरह भी जो है इस बार नहीं है, अनुपस्थित हैं। तो ये सब सोचकर और फिर आगे इस सिलसिला को फिर बढ़ाया जाएगा। एक हम नौजवानों के लिए दौड़ प्रतियोगिता कराते थे प्रत्येक वर्ष, वो इस बार जो है थोड़ा अभी हमने आगे के लिए, इसके अगले साल के लिए कर दिया है, या आगे किसी समय में भी उसको करा दिया जाएगा। हाँ, तो अभी जो चौथी पुण्यतिथि सुरेश बाबू की है उस पे हमने ये व्यवस्था ही की है। जी। अभी आपने बच्चों का जिक्र किया। जी। तो पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय, ये कहावत है। जी।
और सही है, कहावतें शायद ही गलत होती हैं। तो आप एक पुत्र के रूप में अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। समाज में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग नजरिया होती है और उसके अनुसार लोग लोगों को परिभाषित करते हैं, वो अलग हिस्सा है। परिचय के क्रम में एक मैं आपको और बता दूं कि आप इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका नाम श्री श्यामनंदन सिंह है, उनके पौत्र हुए, तो वो आपके पितामह हैं, दादाजी हैं, बाबा हैं। बीच में पिताजी नहीं रहे, उनके नाम पे ये संस्थान बना, ट्रस्ट बना। अब आप हैं डॉक्टर क्षितिज रंजन जी, आपने भी बच्चों का चर्चा किया, तो थोड़ा आपके बच्चे के बारे में भी कुछ समाज को जानना चाहिए कि आपके कितने बच्चे हैं और कौन क्या कर रहे हैं। ये प्रश्न पूछने के पीछे मेरा ये कारण है कि थोड़ा लीक से हटकर आजकल सब लोग क्रिकेटर बनना चाहता है और या IAS IPS बनना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। तो आपका पुत्र जो है, जो पिछली बार जो हमारी मुलाकात हुई थी, तो आपने बताया था कि आनंद जी मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है और अभी जर्मनी में फुटबॉल खेल रहा है। अभी कहाँ है, उसका क्या नाम है, कितने बच्चे हैं, सब क्या कर रहे हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी लोगों को दी जाए। देखिए, तो हमारा 2005 में विवाह हुआ जी। हमारी पत्नी जो है वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन बच्चों में संस्कार देने के लिए ही उन्होंने अपने आगे की संस्था में काम करना, ये उसको छोड़ कर के हम बच्चों को, और हमने भी इस चीज़ को जो है उनसे आग्रह किया जी। कि आप जो है संस्कार कहीं बाजार में मिलता नहीं है, पैसे तो बहुत आएंगे जाएंगे। तो एक हमारी पुत्री है जो बड़ी है जी। और एक पुत्र है जी। ठीक है, पुत्री MBBS अभी चयनित हुई है, कर रही है, और पुत्र जो है जैसा कि आपने बताया कि वो फुटबॉल खेल रहा है। पिछले साल वो जर्मनी खेला। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में इंटर काशी एक क्लब है। अच्छा, क्लब तो काफ़ी पुराना है, जैसा कि आप नेट वगैरह पर देख सकते हैं, लेकिन पहले वो एडल्ट लोगों का था, आफ्टर 18 जी। लेकिन उसको अभी लोगों ने जो है अंडर 15 जो है बच्चों का, तो उसमें उसकी सिलेक्शन हुई जी। तो उसी इंटर काशी से अभी वो साइन है, बॉन्ड है, और अभी फुटबॉल खेल रहा है। उसी सिलसिले में नेशनल अंडर 15 वगैरह सब खेलने जाता है। एक आई लीग मैच होता है जो रिलायंस जो है कराती है। अच्छा। तो उसमें उसकी अभी सिलेक्शन हुई है। जैसा कि आपको बताया कि मुझे भी मेरे पिताजी ने फ्रीडम दे रखी थी कि कुछ भी करो तो अच्छा करो, तो उसी प्रकार मैंने जो है कोई बाध्य नहीं किया है, अपने मन से जो भी करना है, जो स्वेच्छा से हो, लेकिन उचित कार्य करना है, कोई अनुचित व्यवहार नहीं, अनुचित कोई हाँ अमर्यादित भाषा नहीं, ये सारी चीज़ें। तो अभी और उसकी जो है कक्षा 9th में पढ़ता है। अच्छा, स्टैंडर्ड 9th में, स्टैंडर्ड 9th में है अभी, तो वो इंटर काशी से जी। तो एक पुत्र के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं जी। अब एक पिता के रूप में आपको अपने पुत्र से आगे आने वाले जीवन में क्या अपेक्षा होगी कि एक पुत्र को अपने पिता के सपनों को जीने के लिए, या एक पिता के लिए कैसा होना चाहिए, या एक जो बेटा और बाप का जो बोलते हैं, या बाप और बेटे का संबंध कैसा होना चाहिए। और आज का जो सामाजिक ढांचा बिखर रहा है, सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, भावनाओं और संवेदनाओं का असमय काल कवलित होना समाज के सामने, पारिवारिक ढांचा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे में आप अपने पुत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, या एक पिता का एक बेटे से क्या अपेक्षा होता है, आप अपने नज़रिए से बताएं। आनंद जी, जैसे कि अभी बातचीत के सिलसिले में हमने अभी पीछे बताया, एक पिता अपने पुत्र से क्या अपेक्षा रखता है, वही बात हुई जो मैंने आपको बताया कि कंधे पे बैठा के पिता तो यही काम कि हमसे 2 कदम आगे देखे, उसकी नजर आगे चले, मतलब कहने का उसकी कंधे पे बैठाने की यही होता है कि हमसे, तो यही जो है हमारी
आशीर्वाद रहेगा अपने पुत्र के लिए, और यही कामना भी रहेगी जी कि जो है कोई अमर्यादित कार्य जो है ना करे, जी और बाकी कोई अपेक्षा, बस यही अगर कर ले तो हमारे लिए तो और कोई ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे पास एक पंपलेट है जी, जो जी। आपने पिताजी के याद में याद बनवाया है। में, जी जी जी। तो इसमें कुछ पंक्तियां हैं जी, जी। जिसको मैं यहाँ पढ़ना चाहता जी हूँ। जी जी। पिता जीवन है, पिता शक्ति है, पिता हमारे सृष्टि की रचना की अभिव्यक्ति है। जी। इसी कारण इस संसार में पिता एवं पितृत्व के स्थान को कोई दूसरा नहीं ले सकता। जी, जी, जी। पीछे है जो शायद आप लिख रहे हैं, आपकी भावाभिव्यक्ति है अपने पिताजी के पिता लिए, के लिए, जी, जी। कि आपकी यादों पर 4 पंक्तियां, पुत्र की भावनाएं जी। अपने स्मृति से पिता को समर्पित। जी जी जी। जब भी पिता से मिलना, झुक कर मिलना, जी। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जी। उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं होगा। जी, जी। वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। जी जी जी। तो पिता से झुक कर मिलने की बात है। और पिता और पुत्र, माता पिता के लिए इस देश में श्रवण का एक तरफ उदाहरण है, जी। एक तरफ प्रहलाद भी है जी। जो अपने पिता के यहाँ तो जी, जी। बार बार मारे जाने की चेष्टा होती है। जी जी। आज के दौर में पिता और पुत्रों के बीच असमय बंटवारे हो जा रहे हैं। जी जी। ऐसे में क्या कारण आपके नजर से हो सकता है जो पिता और पुत्र जैसा संबंध भी दरकता जा रहा है? जी जी। आनंद जी, बहुत अहम और बहुत गहन जो है आपने सवाल किया। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जो समाज में देखता हूं, हमारी एक आदत है कि हम ऑब्जर्व करते हैं और बातें कम करते हैं। तो मैं देखता हूं कि किसी भी व्यक्ति का पिता अगर वहाँ पे कोई माननीय आ जाते हैं तो लोगों को, मैंने ये भी देखा है आनंद जी, और ऐसा नहीं कि आपके या हमारे प्रदेश में ही, पूरे भारतवर्ष में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोई गणमान्य या माननीय व्यक्ति हैं तो लोग पहले जाके साष्टांग उनके सामने करते हैं, पिता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं या साइड में खड़े हैं। आप भी महसूस किए होंगे, आप नहीं तो आप कभी महसूस, इसको थोड़ा सा इस नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। मेरा कहना है कि माननीय हैं, गणमान्य हैं, लेकिन वो हमारे पिता से बढ़कर नहीं। जो गणमान्य या माननीय हैं वो आते जाते रहेंगे। पिता किसी बाजार का सौदा नहीं है कि आप जाएं और किसी बाजार से खरीद कर लाएं। आपको इस धरती पे लाने वाले स्रोत पिता ही हैं। आप जन्म से 9 महीने ज़्यादा मातृत्व के कोख में, जितनी जो आजकल जन्मदिन मनाते हैं, वो 9 महीने पहले से मातृ के कोख में आप जो है सिंचित आ चुके होते हैं। लेकिन जिस माध्यम से आते हैं उसका पिता ही बुनियाद है। ठीक है, हम उस व्यक्ति को उपेक्षित करते जा रहे हैं। लोग कहता है पिता, अरे पिता का विचार अगर आपके विचार से मतभेद भी है तो विचार तो परिवर्तन होते रहता है। ये तो विचार है, सहमत होना असहमत होना। इसी के लिए पंचायत, महापंचायत, संसद सबकी गठन हुई, वहाँ विचार ही प्रकट करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे जो हमें इस धरती पे लाए उनको हम उपेक्षित करके हम किसी और को जो है महिमा मंडित करें। इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं जी, बिल्कुल खिलाफ है। अभी तो ये भी देखने में आया है कि अगर किसी की पिता किसान है, ये है, तो लोगों में जो है परिचय शर्म आती है। मेरी पहचान पिता से है। महाराणा प्रताप की पहचान
राणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह से थी, महाराजा संभा से नहीं थी। जी। हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं, तो हमें उस चीज़ को तो ख्याल रखना पड़ेगा आनंद जी। उसको तो हमें, वो क्षुब्ध होते जा रहा है, धीरे धीरे दूरियां बढ़ते जा रही है। हम इच्छाएं तो लेकिन वो ठीक है, ये अर्थतंत्र को हावी होने नहीं देना है जी। हमें संस्कार तंत्र को बढ़ाना है। मेरा उद्देश्य है कि संस्कार रहेगा, अर्थतंत्र, गणतंत्र सब आते जाते रहेंगे जी। संस्कार तंत्र जो है जी। का फैलाव हो समाज में। जी, आपने जैसा कि पूछा, मैं तो देख रहा हूँ अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 2022 से लेकर अभी तक ही समाज में अपने पिता, दादा, माता पिता के लिए लोगों में बदलाव धीरे धीरे आ रहा है जी। तो ये हमारे लिए एक जो अदृश्य चीज़ें हैं, ये बदलाव अगर इस माध्यम से जो हम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक समाज के लिए जी। लोगों में संदेश है और जी लोगों की भावनाओं को जगाना है। जी जी, तो ये बहुत सुंदर। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर क्षितिज रंजन जी से, अंतिम प्रश्न का जो जवाब है उसका बड़ा ही शानदार एक संदेश वास्तव में होना चाहिए कि हम माता पिता का तो सम्मान करते रहें। हमारी जो अर्वाचीन प्राचीन जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो बुनियाद है, जो शाश्वत है, सनातन है, उसमें पिता का सम्मान और माता का सम्मान ईश्वर से भी ऊपर है। गुरु का सम्मान ईश्वर से भी ऊपर है। बीच के दौर में जिस अर्थतंत्र की आपने बात की, तो अर्थतंत्र के कारण इस संबंध में जो है वो बिखराव आया। धन और संपत्ति के लिए भाई भाई के बीच लड़ाई, और उस लड़ाई में जो भेंट चढ़े वो माता और पिता चढ़े। लेकिन आपके अनुसार धीरे धीरे उसमें भी अब परिवर्तन आ रहा है, और हम अपने माता पिता के प्रति ज्यादा सम्मान का दृष्टिकोण रख रहे हैं, उनके प्रति सेवा भावी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के कार्य कर कर अपने माता और पिता के पुण्यतिथि को याद कर, उनके जन्मोत्सव को याद कर समाज में एक नया संदेश दें। हम और आप अपने माता पिता से जुड़ें, अपने जन्मदात्री माता पिता से जुड़ें, और अपने पुत्र या पुत्री होने का जो मेरा कर्तव्य है उसका सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्य का निर्वहन करें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम आपके ही द्वारा जो इसमें अंतिम अभिव्यक्ति कर्ता के रूप में आपने जो और 4 पंक्ति दी है, आज के इस वार्तालाप का हम विराम करेंगे। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए वो सब मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरे बाप का नाम जिंदा है। ऐसे पुत्र को हमारे तरफ से सलाम है, प्रणाम है, जो अपने पिताजी के मृत्यु के बाद भी अपने बाप के नाम को जिंदा रखने के कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। जय श्रीमन नारायण, जय ठाकुर जी।